नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो जीएस क्लास के बारे में बात करने का, जो कि कुछ स्लाइड्स होती हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ यदि आपके कुछ सुझाव, यदि आपके कुछ कमेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में आप वो भी दे सकते हैं। निश्चित ही हमारी टीम से उस पर कार्य किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहली स्लाइड जो कि करंट अफेयर से संबंधित है या उससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आप सभी के लिए ये सामने लिखा हुआ है। रक्षा मंत्रालय और एफएसएसआई ने सशस्त्र बलों के बीच बाजरा के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर आम भाषा की यदि हम बात करें, क्वेश्चन यदि आपसे ये पूछ ले कि जो एफएसएसएआई ने रक्षा और सशस्त्र बलों के बीच जो है किस खाद्यान्न के उपयोग पर जो है एक समझौता हुआ है, तो बाजरा एक खाद्यान्न है। बाजरा को मोटे अनाजों में शामिल किया जाता है और वर्तमान समय में देखते हुए जो मोटे अनाज हैं कहा जाता है पौष्टिक अनाजों में शामिल होते हैं। तो इन मोटे अनाजों के लिए क्या है, उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई है। तो क्वेश्चन ये है कि रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के बीच बाजरा के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किस वैधानिक निकाय के साथ एक समझौता किया है। तो एफएसएसएआई के साथ एफएसएसएआई के साथ ये समझौता हुआ है। और यदि हम बात करते हैं तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म है, उसके साथ ये समझौता हुआ है। और पौष्टिक भोजन की यदि हम बात करते हैं तो पौष्टिक भोजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जो सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बलों की जो कैंटीनें हैं, जो खाद्य रसद की दुकानें हैं, उन सब में बाजरा को एक मुख्य आहार के रूप में शामिल करने के लिए समझौता किया गया है। इसके साथ साथ जो सैनिक परिवार हैं, सैनिक परिवार के साथ साथ जो आम जनमानस हैं, उनमें भी क्या है, तो बाजरा के खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए या कहें बाजरा को उपयोग में लाने को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 की यदि हम बात करते हैं तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपके लिए क्वेश्चन है, यदि आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें कि किस वर्ष के लिए बाजरा का वर्ष या कहें कि मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न दोबारा मैं रिप्लाई करता हूं कि किस वर्ष के लिए मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज का वर्ष यानी कि बाजरा, बाजरा है, ज्वार है इत्यादि, ये मोटे अनाजों में शामिल होते हैं। तो इनका वर्ष कौन सा शामिल किया गया, ये प्रश्न है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए तब तक अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। रक्षा अधिकरण में एक हाल ही में समझौता हुआ है। एक समझौता है, ये समझौता किससे संबंधित है, राफेल विमानों से संबंधित है। तो क्वेश्चन ये आता है कि रक्षा जो समिति है उसके द्वारा एक समझौता किया गया है, जिसके तहत जो जल सेना है यानी कि जो हमारी नौसेना है, उसके लिए कुछ राफेल विमान खरीदे जाएंगे। और इन राफेल विमानों की संख्या कितनी होगी, 26 होगी। क्वेश्चन ये है आपसे कि ये राफेल विमान किस देश से खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो राफेल विमान ये जो खरीदे जाएंगे वो किससे, फ्रांस से खरीदे जाएंगे। यदि आप बात करते हैं तो राफेल जो विमान है वो फ्रांस की एक निर्माता कंपनी है, उसके द्वारा ये बनाए गए हैं। बहुत ही उच्च कोटि की ये विमान है, इनकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा है और अन्य विमानों की तुलना में इनकी कीमत भी कम है, इनकी जो परिचालन क्षमता है वो भी अच्छी है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा क्या है, इन राफेल विमानों को खरीदा गया। तो 26 जो राफेल विमान खरीदे जाएंगे वो किस देश के साथ खरीदे जाएंगे, फ्रांस के साथ खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्री की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। ठीक है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। उन्हीं की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की एक बैठक हुई थी और इसमें 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के लिए आवश्यकता को जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ साथ जो संबंधित सहायक उपकरण हैं, हथियार हैं, पुर्जे हैं, ये भी जो है वो खरीदे जाएंगे।
अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि इस समय बात हो रही है स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की, तो इन 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को भी जो नौसेना है उसके लिए खरीदा जाएगा। और ये 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हैं उनका निर्माण कहां पर हो रहा है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। इन स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को कहां पर बनाया जा रहा है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जब ये राफेल विमान खरीदे जाएंगे और ये जो पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है, इससे भारत में भी रोजगार के नए सृजन या कहीं नए अवसर जो होंगे वो सर्जित होंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों में भी क्या है कि रोजगार की प्राप्ति होगी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, क्या कहें कि मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है इसके लिए जो है इन विमानों को खरीदा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है कि थाईलैंड में विश्व एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है। थाईलैंड में विश्व एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नंबर 1 क्वेश्चन ही बनता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर हो रही है? ठीक है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर हो रही है? थाईलैंड में हो रही है। अगर पूछी जाती है तो भारत की इसमें पोजीशन क्या रही? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीते हैं? भारत ने, क्वेश्चन ये कि भारत में कुल कितने स्वर्ण जीते गए, स्वर्ण पदक कितने जीते? भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं तो 3 ही कांस्य पदक जीते गए हैं। कांस्य पदक कितने जीते गए हैं? कांस्य पदक की संख्या भी 3 है। यदि हम ओवरऑल तालिका की बात करते हैं तो ओवरऑल तालिका में जो है वो चीन सबसे आगे था, चीन के बाद जापान दूसरे नंबर पर रहा और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है कुल कितने स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीते गए? 3 जीते गए। कुल कांस्य पदक कितने जीते गए? 3 जीते गए। भारत की रैंक क्या है? 3। अब क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि ये बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहां पर ये चल रही है और इस एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में किस भारतीय एथलीट ने 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्योति यारा जी इनका नाम है। इन्होंने क्या है बाधा दौड़ में क्या है 100 मीटर की बाधा दौड़ में इस स्वर्ण पदक को जीता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो जो कि अब्दुल्ला अबूकर है, उन्होंने पुरुषों की ट्रिपल जंप में और अजय कुमार सरोज ने पुरुषों की 1500 मीटर की रेस में क्या है स्वर्ण पदक को जीता है। यानी कि अबू अबेकर और अजय कुमार सरोज है, ये 2 अन्य स्वर्ण पदक विजेता हैं। यानी कि कुल 3 गोल्ड भारत के खाते में आए। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो कहां पर हो रही है? थाईलैंड में हो रही है। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? बैंकॉक है। ये प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित होने वाली जो है एक प्रतियोगिता है। इसका आयोजन AAA यानी कि एशियाई एथलेटिक्स जो है चैंपियनशिप के द्वारा या एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा इसका जो है क्या कहते हैं आयोजन किया जाता है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया चर्चा में है। ऑस्ट्रेलिया चर्चा में क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो केंद्रीय रिजर्व बैंक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो रिजर्व बैंक है उसमें पहली महिला को अपॉइंट करने की बात की है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, जो उसकी एक आयु दे रखी होती है उस आयु तक। तो क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष तो होता ही है, लेकिन आयु का एक वेरिएशन होता है, वो आयु कितनी होती है? यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 7 साल का होता है, 7 ईयर्स का होता है। ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक का गवर्नर कितने साल का होगा? 7 साल का होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करते हैं तो ये कैनबरा है। अभी जो गवर्नर जनरल हैं वहां के डेविड हार्ले हैं, प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज हैं और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। अब क्वेश्चन मेरा यह था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने केंद्रीय बैंक का नेतृत्व करने के लिए किसे अपॉइंट किया है? तो मिशेल बुलॉक के लिए जो है पहली महिला के रूप में अपॉइंट किया गया है। जब भी पहला काम होता है तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की यदि बात करते हैं तो मिशेल बुलॉक पहली महिला होंगी जो क्या है ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की जो चेयरपर्सन होंगी, या कहे कि उसकी गद्दी पर बैठने वाली ये पहली महिला होंगी। यदि हम बात कर रहे हैं तो ये फिलिप लोबे का स्थान लेंगी। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के जो रिजर्व बैंक है उसका जो
अध्यक्ष है वो कौन है, फिलिप लोवे हैं। और उनकी जगह कौन पहुंचेंगी, मिशेल बुलाक पहुंचेंगी, जो कि इस पद को जो है सुशोभित करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस की यात्रा पर गए हुए हैं और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के द्वारा भी क्या है, उनको सम्मानित किया गया है। तो अभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, कहें सैन्य नागरिक सम्मान से जो है विभूषित किया है, तो वो देश है आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में मोदी फ्रांस में सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पीएम भी बन गए हैं। फ्रांस का जो ये पुरस्कार है उसको पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। इससे पहले कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इस पुरस्कार को प्राप्त नहीं कर पाया है। आगे देखते हैं, तो इस पुरस्कार का जो नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सैन्य या नागरिक आदेशों में सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है और ये सम्मान किसके लिए प्रदान किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो है दिया गया है। अगर बात करते हैं पेरिस की बात होती है, तो पेरिस में वह बेस्टल डे परेड में क्या है, सम्मानित अतिथि होंगे। तो पूछा जाता है कि बेस्टल डे परेड कहां से संबंधित है। बेस्टल डे परेड आपकी पेरिस से संबंधित है और इसके मुख्य अतिथि के रूप में अब की बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नामित किया गया है, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, तो वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने कल की तिथि में, यानी कि कल जो तिथि थी उसमें एक महत्वपूर्ण अपना एक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहां से किया गया। श्री सतीश धवन जो प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से इस चंद्रयान के लिए लॉन्च किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रयान 3 मिशन कहां से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से किया गया। कहां से, श्रीहरिकोटा से किया गया। श्रीहरिकोटा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। अगर पूछा जाए कि इसको जो ले जाने वाला रॉकेट है, जो प्रक्षेपण यान है, प्रक्षेपण यान यानी कि रॉकेट का नाम क्या है जिस पर इस चंद्रयान को रखा गया है, जिस पर ये चंद्रयान सवार है, तो इसका नाम लॉन्च व्हीकल मार्क, लॉन्च व्हीकल मार्क यानी कि LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क LVM। ठीक है, LVM फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसके द्वारा चंद्रयान 3 के लिए जो है वो चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं चंद्रयान मिशन की, तो मिशन मंगल की जो बात होती है वो 2019 में भारत सरकार के द्वारा कहें कि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन इसका जो लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पर उतर पाने में सक्षम नहीं हो पाया था। तो उसी 2019 के अभियान की ये पुनरावृत्ति है जिसको 2023 में किया गया है। माना जा रहा है कि 1 महीने की यात्रा के पश्चात सफलतापूर्वक जो इसका रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है वो चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। जबकि चंद्रयान जो प्रथम जो मिशन था, चंद्रयान द्वितीय जो मिशन था 2019 में लॉन्च किया गया था, इसका जो आपका ऑर्बिटर है, ठीक है, जिसका नाम विक्रम है, वो पहले ही चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो चुका है, तो वो अब की बार नहीं भेजा गया है। देखिए लिखा हुआ है अपने पूर्ववर्ती के विपरीत ऑर्बिटर को इस मिशन में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ऑर्बिटर विक्रम ऑलरेडी ही चंद्रमा की कक्षा में अपने दूसरे अभियान में शामिल हो चुका था, लेकिन उसका जो रोवर था, यानी कि जो उसका कहे कि एक रोबोट था जिसे चंद्रमा की सतह पर उतरना था, वो उतर पाने में सक्षम नहीं हो पाया था, क्योंकि वो बहुत तेज गति के साथ चंद्रमा की सतह से टकराया और उससे क्या है वो नष्ट हो गया और उसका संपर्क भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उनसे टूट गया है। तो अब की बार जो है उसमें जो ऑर्बिटर है उसको शामिल नहीं किया गया है। इसकी बार रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा और ये उसके दक्षिणी बिंदु पर उतरने वाला जो है अपने आप में एक पहला मिशन होगा। ठीक है, कौन सा रॉकेट है, LVM-3 यानी कि
लॉन्च व्हीकल मार्क 3 उसके द्वारा क्या है इस चंद्रयान के लिए लॉन्च किया गया है। आईएनएस सुनैना बहुत ही इंपॉर्टेंट। आईएनएस सुनैना किससे संबंधित है? आईएनएस सुनैना सीएमएफ एक्स ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस 2023 में भाग लिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस 2023 में किस भारतीय जलपोत के द्वारा जो है भाग लिया गया, तो आईएनएस सुनैना के द्वारा। कौन सा? आईएनएस सुनैना के द्वारा जो है ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस 2023 प्रोग्राम में जो है हिस्सा लिया गया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त समुद्री बल है उनमें आपस में नई नई तकनीकों का जो आदान प्रदान है, कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ उनकी वीडियोस हैं, इन सब के द्वारा क्या है कि उनके ज्ञान कौशल में वृद्धि करना इस अभियान का उद्देश्य है। और यात्राओं की विस्तृत श्रृंखला में शामिल है जहाज में नेविगेशन है, बीबीएस और बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण है, और समुद्री डोमेन जागरूकता है, और बड़े पैमाने पर हताहत निकासी अभ्यास, यानी कि जब समुद्र में कोई ट्रेजेडी हो जाती है समुद्री लोगों को निकालने के लिए क्या है ये अभियान कहें या कहें कि इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। और ये आईएनएस सुनैना जो है इस ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस 2023 में भाग लेने वाला भारतीय विमान वाहक पोत था या कहें भारतीय जलवाहक पोत था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने बिट्स प्लानिंग PIEDS फिन एक्सलेटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और बिट्स प्लानिंग के बारे में कि फिनटेक और टेक्निकल संस्थाओं के समर्थन में सुविधा में सहयोग करने के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौता ज्ञापन में यदि आपसे पूछा जाए कि बिट्स प्लानिंग के साथ या IFSCA और बिट्स प्लानिंग ने फिनटेक के संबंध में विविध पहलों पर सहयोग और सहयोग को सक्षम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, उसी के संदर्भ में IFSCA का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इसका पूरा नाम है। हाल ही में 2 नए जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश के पैनलों में शामिल किया गया है, और ये तो मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो वर्तमान में एक तो केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं और दूसरे जो हैं वो आपके तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन दोनों के नाम, एक का नाम है उज्जवल भुइयां और दूसरे जो हैं जो कि केरल उच्च न्यायालय है उसके SB भट्टी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए उज्जवल भुइयां किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वर्तमान में कार्यरत है, तो उज्जवल भुइयां वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय के, कौन से? तेलंगाना। देखिएगा ये लिखा हुआ है न्यायमूर्ति भुइयां वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, जबकि न्यायमूर्ति SB भट्टी जो है वो केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और वर्तमान की यदि बात करते हैं तो ये दोनों यानी कि न्यायमूर्ति भुइयां का जो मूल उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी है, और जबकि भट्टी की यदि हम बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य रूप से न्यायाधीश अपॉइंट हुए थे, लेकिन बाद में भुइयां के लिए तेलंगाना का प्रभार दिया गया और भट्टी के लिए जो है केरल का प्रभार दिया गया। जबकि अपने काडर में कहें कि अपने आंध्र प्रदेश और दूसरा जो आपके भट्टी जी हैं वो किससे हैं आपके? एक मिनट, भुइयां का मूल उच्च न्यायालय गुवाहाटी था, और जबकि जो भट्टी जी हैं वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। आंध्र प्रदेश। ठीक है, उज्जवल भुइयां जो हैं वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि भुइयां जो हैं वो भुइयां गुवाहाटी न्यायालय के थे और SB भट्टी जो हैं वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हुए थे, न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हुए थे। लेकिन बाद में वो गुवाहाटी से यानी कि जो भुइयां हैं वो गुवाहाटी से आपके कहाँ पर पहुंच गए? तेलंगाना में पहुंच गए, जबकि SB भट्टी जो हैं वो आंध्र प्रदेश से कहाँ पर पहुंच गए? आपके केरल क्वार्टर में पहुंच गए और वहां पर वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। तो वर्तमान में जस्टिस उज्जवल भुइयां और SB भट्टी को कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के रूप में शामिल करने में उनकी संस्तुति की गई है। केंद्र सरकार ने उनकी जो है उनके नामों को मंजूरी दे दी है।
अगला है एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान का शीर्षक क्या है? इस अभियान के शीर्षक का नाम भारत रखा गया है और इसके लिए जो है 7200 करोड़ यानी कि 7,200 जो करोड़ रुपए की राशि है वो कहीं ना कहीं बैंकों के लिए प्रोवाइड की जाएगी और इससे जो कृषि क्षेत्र का आवश्यक बुनियादी ढांचा है उसमें परिवर्तन करने के लिए जो है ये राशि प्रदान की गई है। अगर कृषि अवसंरचना कोष की अवधि की बात करते हैं तो ये 7 साल का है और जिसमें 2 वर्ष तक स्थगन अवधि भी शामिल रहेगी। AIF 8 जुलाई 2020 को शुरू की गई एक वित्त पोषण सुविधा है जिसके तहत इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। तो ये थी आज की स्लाइड्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। यदि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी यदि आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो निश्चित ही आप अपने ज्ञान को परख पाएंगे। यदि आपके उत्तर सही हैं या गलत हैं वैसा उत्तर वो कमेंट बॉक्स में उनके जो सही उत्तर हैं वो भी हमारी ओर से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई वीडियोस के साथ, एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।